चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पैराबोला में नेक्स्ट टॉपिक, कल आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला देखे थे और साथ में इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब आप उसके वर्टेक्स को 0 0 से किसी अल्फा बीटा पर शिफ्ट करते हो। तो ऑर्डर पेयर जितने भी हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा ऐड हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड हो जाएगा। जितनी भी इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस में एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा और वाई की जगह वाई माइनस बीटा, और जितने भी लेंथ हैं वो एज सच सेम रहते हैं। लेंथ तीन ही जगह पर चेंजेस आएगा। तो सारे फॉर्मूले आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके याद रख सकते हो ये चेंजेस की हेल्प से। पैराबोला में our next topic is position of point with respect to parabola. Position of a point with respect to parabola. किसी पैराबोला के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन पढ़ते थे। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि लेट पी x1 कॉमा y1 बी एनी पॉइंट जिसका पोजीशन हमको निकालना है, एंड y स्क्वायर माइनस 4ax बी एनी पैराबोला। बी एनी पैराबोला। हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, पैराबोला कंसीडर कर लिया। सो देन P lies outside the parabola if S1 positive हो। Similarly, P lies inside the parabola if S1 less than 0 or P lies onto the parabola if S1 equals to 0, where S1 आप सभी जानते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। मतलब पैराबोला की इक्वेशन को सीधा पॉइंट डाल के आपने चेक करना है साइन। ये जो पॉइंट है यदि ये पैराबोला में डायरेक्ट डाल दिया जाए तो तीन साइन आएंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। यदि क्वांटिटी पॉजिटिव आती है तो पॉइंट आउटसाइड दी पैराबोला होगा। बिल्कुल यही बात आप सर्कल में भी पढ़ते थे। सर्कल में भी आपको बताया था यदि S1 पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट आउटसाइड होगा, S1 नेगेटिव आएगा तो पॉइंट इनसाइड होगा, S1 0 आएगा तो पॉइंट लाइज ऑन टू द सर्कमफरेंस ऑफ द कर्व। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अब सर्कल में एक बेसिक आइडिया जो था कि सर्कल में जब आप किसी पॉइंट का पोजीशन निकालते थे तो सेंटर से कंपेयर करते थे। मतलब पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करते थे सीपी, और उसको रेडियस से कंपेयर करते थे। यदि सीपी मोर देन आर आता था तो फिर पॉइंट लाइज आउटसाइड, यदि सीपी बराबर आ रहा था तो पॉइंट लाइज ऑन दी सर्कमफरेंस, यदि सीपी लेस देन आर आता था तो पॉइंट लाइज इनसाइड दी सर्कल। लेकिन पैराबोला में ना तो सेंटर है ना रेडियस है, किससे डिस्टेंस निकालेंगे और किससे कंपेयर करेंगे?
तो वो आप देखिए कि ये जो फॉर्मूला डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ताकि बहुत लंबे समय तक आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रखना है, तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन आपको हेल्प करेगा। तो इफ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, और सिंस पैराबोला में ना तो कोई लाइन है, सॉरी, ना तो कोई सेंटर है ना रेडियस है, तो हम पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकालेंगे और कंपेयर किससे करेंगे? तो तरीका जो है वो ये है कि सपोज दिस इज अवर पैराबोला, ये हमने राइट हैंडेड कोई पैराबोला ले लिया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, और हमको x1 y1 पॉइंट का इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेक करना, इसको हमने एस नाम दिया। वाई स्क्वायर माइनस 4ax के रिस्पेक्ट में वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। तो सेंटर नहीं है, रेडियस नहीं है, आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पर, मतलब पैराबोला की एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम एम नाम दे देते हैं, और जहां पर ये पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा उसको क्यू नाम दे देते हैं। और आप ये जानते हो इस पूरी लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट तो x1 रहेगा, और y कोऑर्डिनेट को मैं y2 मान लेता हूँ। y चेंज हो जाएगा, बाकी x तो पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट हमेशा x1 रहेगा। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x1 y2 होगा, और वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि पैराबोला से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर है पैराबोला की एक्सिस पर। P का कोऑर्डिनेट हमने माना हुआ था, Q का कोऑर्डिनेट x1 y2 आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हो, अब आप कंपैरिजन करेंगे बस इससे कि आउटसाइड के लिए ये जो PM है ये QM से बड़ा आएगा। यदि पॉइंट सरकमफरेंस पे आ जाए तो PM और QM बराबर हो जाएंगे, और पॉइंट यदि अंदर आ जाएगा तो PM QM से छोटा आ जाएगा। मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है, जो फॉर्मूला यहाँ से आया है ये, कि यदि मैं आउटसाइड की बात करूंगा, यदि पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, तो इन केस ऑफ आउटसाइड PM की जो पोजीशन है, PM इज मोर देन QM, PM इज मोर देन QM, और PM का जो लेंथ होगा वो y1 होगा। तो y1 लेंथ ग्रेटर देन y2 होगा। PM की लेंथ y1 है और QM की लेंथ y2 है, तो y1 इज मोर देन y2, और y1 मोर देन y2 है, दिस इंप्लाइज y1 स्क्वायर इज मोर देन y2 स्क्वायर। अब y1 स्क्वायर ऐसा छोड़ देते हैं, और y2 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4ax1। y2 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4ax1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पॉइंट x1 y2 जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, और यदि ये q पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहां से आपको रिलेशन मिलेगा, सिंस q लाइज ऑन द पैराबोला, सो वी गेट कि y2 स्क्वायर माइनस 4ax1 बराबर 0 होगा। नाउ दिस इंप्लाइज y2 स्क्वायर की वैल्यू अपन 4ax1 लिख सकते हैं। तो मैंने y2 स्क्वायर की जगह पर 4ax1 लिख दिया, और इसको यदि ट्रांसफर कर दें तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 बराबर 0, और y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 को अपन क्या लिख सकते हैं, s1। तो s1 मोर देन 0। So this is the concept behind it कि why we write s1 more than 0। s1 पॉजिटिव क्यों होगा जब पॉइंट आउटसाइड होगा? तो दिस इज द रीजन कि PM QM से बड़ा होगा, और PM QM से बड़ा होगा तो वी गेट दिस कंडीशन s1 पॉजिटिव। एंड सिमिलरली जब ये पॉइंट सरकमफरेंस पे आ जाएगा तो PM QM बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ हर जगह इक्वल का साइन लगेगा, और जब इक्वल का साइन लगेगा तो ये बराबर 0 आ जाएगा यहाँ, और जब पॉइंट अंदर आ जाएगा तो PM की जो लेंथ है वो QM से छोटी हो जाएगी। मतलब यहाँ लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन के साइन आ जाएंगे हर जगह पर। तो ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगी। एक का हिंट मैंने आपको दिया, बाकी दो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। जब इक्वल के लिए आपको करना, मतलब पॉइंट लाइज ऑन दी सरकमफरेंस, तब इक्वल डाल दीजिए,
जब इनसाइड की बात करना है तो ग्रेटर देन की जगह बस लेस देन डाल दीजिएगा। सो बेसिकली आपने फॉर्मूला बस ये लर्न करना है, जो सर्कल में है बिल्कुल वैसे ही याद रखना है। सर्कल में भी यही होता था, आउटसाइड के लिए पॉजिटिव, इनसाइड के लिए नेगेटिव, ऑन टू दी सर्कमफरेंस के लिए 0। बिल्कुल सेम कंडीशन है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे रहा हूँ पोजीशन पर बेस्ड, आप बताइए बस पोजीशन। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। सर हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से समझा दो। ये फॉर्मूले हैं जो पोजीशन आपको निकालनी है, जो सर्कल में पड़ा है वही का वही है सेम। यदि S1 पॉजिटिव आता है तो आउटसाइड, नेगेटिव आता है तो इनसाइड, सर्कल में भी ऐसा ही था। और यदि सरकमफेरेंस पे आता है तो S1 0 होगा। अब ये कैसे फॉर्मूला डेरिवेशन किए गए, कहाँ से बनाए गए, तो हमने ये पॉइंट पी लिया है, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और अब यदि पॉइंट आउटसाइड होगा तो पीएम की लेंथ क्यूएम से बड़ी आएगी। ये हम लेके चले पीएम क्यूएम से बड़ा होगा। पीएम का लेंथ जो है वो y1 होगा, क्यूएम का लेंथ y2 होगा, मतलब y1 y2 से बड़ा होगा। तो y1 का स्क्वायर y2 से बड़ा होगा। y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर लिखा, और y2 स्क्वायर को 4x1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। मतलब y2 स्क्वायर माइनस 4x1 0 होगा, तो y2 स्क्वायर को 4x1 लिख सकते हैं। तो मैंने y2 स्क्वायर को 4x1 लिखा। अब इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पर, तो इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, तो ये बन गया। और y1 स्क्वायर 4x1 को s1 लिख सकते हैं। तो वो कंडीशन वेरीफाई हो गई, s1 ग्रेटर देन 0। बोलो आयुष, क्या डाउट है? सर वो आपने जो पॉइंट लिखा है ना सर, पी एक्स वन कॉमा वाई वन, फिर क्यू एक्स वन कॉमा वाई टू लिखा है सर, वो नहीं समझा। ये तो पॉइंट हमने माना है, कोई भी पॉइंट ये माना हुआ है, वो पॉइंट हमने यहाँ पे रख दिया। अब जिस भी पॉइंट का पोजीशन निकालना उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसको कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो x1 रहेगा, क्योंकि इस पूरी लाइन का एक्सप्रेशन ही है x बराबर x1। ये पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट हमेशा x1 रहेगा। तो इसका भी x कोऑर्डिनेट x1, इसका भी x कोऑर्डिनेट x1, बस y कोऑर्डिनेट को हमने y2 मान लिया है। तो x1 कॉमा y2, जो कि y चेंज हो जाएगा इसका। भाई x1 y1 कैसे लिखते हो? ये लेंथ x1 होती है और ये लेंथ y1 होती है, x1 कॉमा y1। और इस पॉइंट के लिए x1 कॉमा y2, तो दोनों पॉइंटों के लिए x1 तो सेम रहेगा। हाँ सर समझ गया। ओके थैंक यू सर। ओके। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप उनकी पोजीशन पर बताइए। इतना याद रखना, वो सर्कल जैसा है, बाकी तो और कुछ नहीं है। वेरिफिकेशन आज याद है, कल याद भी नहीं रहेगा आपको, लेकिन याद ये रखना है कि भाई सर्कल जैसा ही है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। तो क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 2,3 बस इतना ही था। वाई स्क्वायर बराबर 3x के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट का पोजीशन फाइंड करिए।
ठीक है पूर्वा, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आता है आउटसाइड, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है उसका आंसर इनसाइड। पैराबोला किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, वेरी गुड कुणाल, आपको सीधा पॉइंट क्या डालना है, सर्कल। याद ये रखना है, ये ध्यान में हमेशा रखें कि पैराबोला में इसको इधर ट्रांसफर नहीं करना, इसको इधर ट्रांसफर, मतलब हम जब 2 3 का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 3x के रिस्पेक्ट में निकालें, तो जब आप इसका S1 कैलकुलेट करोगे तो y की जगह पर 3 लिखना है, 3 3 जा 9, और x की जगह पर 2 लिखेंगे, तो ये 9 माइनस 6 आता है विच इज 3, विच इज पॉजिटिव, इसलिए आउटसाइड। सिमिलरली यहाँ पर भी पैराबोला की इक्वेशन, हमारी जो S की इक्वेशन है पैराबोला, वो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9x प्लस 13 है, और वैन यू कैलकुलेट S1, तो S1 में y की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर y की जगह पे 2 लिखेंगे तो 8, फिर x की जगह पर 2 लिखेंगे और प्लस 13, तो ये -5 -8 13 नेगेटिव क्वांटिटी आती है, -3 10 -8 विच इज नेगेटिव, इसलिए पॉइंट लाइज इनसाइड। ठीक है, तो सिंपल से कंसेप्ट है, पॉइंट डाल दीजिए और चेक करिए कि पोजीशन साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो आउटसाइड हो जाएगा, यही सर्कल में था, नेगेटिव आएगा तो इनसाइड हो जाएगा, और यदि कहीं ये 0 बन जाता तो पैराबोला पे पॉइंट लाई कर जाता। ठीक है, सो याद रखें पेज नंबर 2। मूविंग ऑन टू अगला कंसेप्ट। अब अगली बात सारी लिंक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और 1 मिनट वेट करें, चार्जिंग पे लगा देते हैं। चलिए, तो थर्ड पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 3। और अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 पॉइंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 and T2 points. T1 और T2 point, they are the parametric points of parabola, जिसको अपन T point of the parabola बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ी इजीली आ भी जाती है ये इक्वेशन। मतलब जो आपसे पूछा है कि सपोज दिस इज पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इस पैराबोला पे हमने आपको 2 पॉइंट दिए, पॉइंट P पॉइंट जो है वो T1 पॉइंट है, मतलब इसका पैरामीटर T है, T1 है, तो अपन जानते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन AT स्क्वायर 2AT होती है, तो T की जगह T1 लेते हैं, तो T1 पॉइंट क्या बनेगा, AT1 स्क्वायर 2AT1, इसको बोलेंगे T1 पॉइंट। मतलब इसको इतना ना लिख के आप इतना भी लिखोगे तो भी यही समझा जाता है, इसको T1 पॉइंट बोला जाता है, बस पैरामीटर बता दिया जाता है
कि पैरामीटर T1 है, तो पैरामीटर T1 का मतलब है आपने T की जगह T1 लिखना है. सो दिस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द पैराबोला एंड दिस इज अनदर पॉइंट Q. इसका पैरामीटर T2 है, तो T1 की जगह T2 लिखना है. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आगे से आपको केवल T1 T2 पॉइंट बोलेंगे पैराबोला का रेफरेंस लेके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि T1 पॉइंट का मतलब T1 इज दी पैरामीटर. तो आप इसको PT1 भी समझ सकते हैं. तो PT1 का जो वैल्यू आता है वो इतना आता है, T की जगह T1 लेना है. मतलब if we have to take infinitely many points on the circumference, तो अपन T1 T2 T3 T4 T5 T6 से बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं. पैरामीटर बस चेंज करते चले जाइए. सो हियर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन PQ. तो अब बड़ा इजी हो गया, हमारे पास 2 पॉइंट है और अपन स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट फॉर्मूला जानते हैं, तो अपन डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ PQ लिख रहे हैं. सो हियर वी राइट द इक्वेशन ऑफ chord joining T1 T2 points. So equation of PQ. So here we write equation of PQ जो कि 2 पॉइंट फॉर्मूला है. अब जो कि होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x minus x1. Now when we simplify this, so this gives you y minus 2at1 is equals to, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे t1 प्लस t2 और दिस इज x माइनस a t1 स्क्वायर. ये t1 t2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t1 प्लस t2 और जब t1 t2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2a t1 स्क्वायर 2a t1 t2 आएगा. ये 2x अंदर जाएगा तो 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते हैं. एंड फाइनली वी गेट द इक्वेशन y t1 plus t2 is equal to 2x minus plus 2a t1 t2. So this is the equation of the chord joining t1 t2 points. 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली chord का इक्वेशन ये हो. ठीक है, बड़ा सिंपल सा है. 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है. y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. अब मेनली इसको सिंप्लीफाई करना है. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले a कैंसिल कर देना, ऊपर ट्वाइस ऑफ t1 माइनस t2 बचेगा और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओगे तो एक ब्रैकेट में t2 माइनस t1 एक ब्रैकेट में t2 प्लस t1, ऊपर से t2 माइनस t1 कट जाएगा तो ये बचता है और बस इसके बाद ये t1 प्लस t2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो t1 प्लस t2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, t1 प्लस t2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन मिलेगी. ये कट जाता है टर्म एंड वी गेट द इक्वेशन. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ chord ज्वाइनिंग t1 t2 पॉइंट्स. इसको समझने में कहीं आपको दिक्कत है तो बताइए. अब इससे रिलेटेड मैं कुछ इसको बेस बना के कुछ रिजल्ट अब आपके सामने बना रहा हूँ. तो नोटेबल पॉइंट्स हैं इसके बाद के कुछ पॉइंट्स. तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछें. सर एक बार और बताना. 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन है बस y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. ये आपने पढ़ा था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, ये फॉर्मूला लगाया है. तो ये फॉर्मूला लगा के आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगी और फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया. पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म सिंप्लीफाई होके ये बनाता है और उसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पहुंच जाते हैं इजीली. ठीक है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं. बेसिक आइडिया जो है कि लगाया क्या है तो फॉर्मूला ये लगाया, बस 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगी इक्वेशन.
अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सबसे पहली तो आप ये बात समझिए, देखेंगे अगला पॉइंट पेज नंबर 4 पर। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको बता रहा हूँ बात, इसको ध्यान में रखना, इसी से रिजल्ट निकालूंगा अगला वाला। तो ये फॉर्मूला के बाद जो बातें हैं वो नोटेबल है, मतलब नोट में हम लिख रहे हैं। तो पहला नोट हमारा ये है कि इफ, पहली बात, T1 and T2 are end points of focal chord. If T1, T2 are the end points of focal chord, then बहुत important result है ये, then T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आता है। अब मैं पूरा फोकस इस बात पे करूंगा। कभी भी आपको ये दिया है कि दो पैरामीटर हैं एंड बोथ आर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, दोनों फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, तो फिर T1 और T2 में रिलेशन ये होता है कि T1 T2 जो है वो -1 के बराबर होता है। ध्यान से समझिए, बड़ी इजी सा कंसेप्ट है। मतलब मैं अब आपको केवल इतना सा बोला हूं कि ये जो T1 और T2 पॉइंट्स थे, पहले कोई भी कॉर्ड थी, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2। अब मैं आपको केवल सिंपली इस स्टेटमेंट में ये बोला हूं कि यदि ये कॉर्ड को मैं फोकल कॉर्ड बना दूं, मतलब इफ दिस कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, if this chord is the focal chord of the parabola, क्योंकि आपको ये बोला है T1 T2 are end points of focal chord, मतलब if this chord passing through the focus, मतलब ये T1 T2 end points of focal chord है, तब ये रिलेशन होता है T1 और T2 में, T1 T2 -1 बड़ा इजीली आ जाएगा। आपको केवल क्या करना है, मैं T1 T2 को ऑलरेडी इक्वेशन निकाला हुआ हूं, ये निकाला है। तो ये जो इक्वेशन है T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन, इस कॉर्ड की इक्वेशन में ऑलरेडी निकाल के रखा हूं। अब ये कॉर्ड जो है ये हमारे फोकस से पास हुई, और जब कॉर्ड फोकस से पास होगी तो मैं ये कंसेप्ट को दो तरीके से वेरीफाई कर देता हूँ। पहला तरीका मेरा ये है कि अपन ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 and T2 points is ये y T1 plus T2 2x 2a T1 T2, ये आपने अभी वेरीफाई किया, ये T1 T2 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन। और अब आपने सिंपली ये बोला है कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड आपकी फोकल कॉर्ड है। अब यदि ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास होगी, मतलब फोकस इसको सेटिस्फाई करेगा। तो A0 फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, और फोकल कॉर्ड है तो मतलब y की जगह पर 0 डालेंगे, x की जगह पर a डालेंगे, इस 2a को ट्रांसफर कर देना, 2a कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट अवर रिजल्ट कि T1 T2 जो हो गया वो -1। ये हमेशा याद रखें कि यदि T1 T2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, यदि ये T1 T2 फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, तब T1 T2 में रिलेशन ये होता है कि T1 T2 जो है वो -1 होगा। तो एक तो तरीका इसका ये है, बट इसमें वेरीफाई करने के लिए
मेरे को पहले पी क्यू की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जो कि अपन निकाल सकते हैं। दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन है, तो कॉर्ड की इक्वेशन मैं बना सकता हूँ। और कॉर्ड की इक्वेशन जो बन जाएंगी, उस कॉर्ड की इक्वेशन में पॉइंट डाल देना, तो अपन को ये रिलेशन मिल जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन द कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 इज फोकल कॉर्ड। या फिर ऐसा बोले कि T1 T2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, देन हमेशा T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर का रेसिप्रोकल विथ अपोजिट साइन होगा, जैसा कि लाइन के इक्वेशन में परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में कंडीशन होती थी m1 m2 -1। ठीक है, यहाँ स्लोप से कोई लेना देना, ये याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इफ दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, सो T1 T2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 आता है। मतलब यहाँ जो दो पैरामीटर यूज करेंगे, जैसे यदि मैं इसका पैरामीटर 2 ले लूं और इसका पैरामीटर -1/2 ले लूं, तो हमेशा ये जो अब दो पॉइंट बनेंगे ये एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। यदि एक को मैं 2 ले लूं और दूसरे को मैं -1/2 ले लूं, उसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन, तो हमेशा दे आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो एक तो तरीका इस तरीके से कि मैं फोकल कॉर्ड, मैं कॉर्ड की इक्वेशन बना दूं और कॉर्ड की इक्वेशन बना के उसको फोकस से पास करा दूं, तो हमको ये कंडीशन मिल जाता है कि T1 T2 -1। अदरवाइज एक और बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है कि विदाउट फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, आप ये देख रहे हो कि यदि PQ जो है वो फोकस से पास हो रही है, मतलब PQ पे फोकस लाई कर रहा है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब होगा कि PS और Q दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के कंसेप्ट से विदाउट फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, दूसरा तरीका ये रिजल्ट लाने का ये है कि PSQ जो है, सेकंड मेथड, PS एंड Q आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे, और आपने ये पढ़ा है कि यदि ये कोलिनियर है तो स्लोप इनके बराबर होते हैं। मतलब दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ PS इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ SQ। इन दोनों के स्लोप बराबर होंगे, तो स्लोप को इक्वेट कर दीजिए, उससे भी कंडीशन आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ PS आप देख सकते हो कितना आएगा, दोनों के लिए कैलकुलेशन कर लें बस। स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, 2a T1 - 0 y2 - y1 x2 - x1। टू ए टी टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे T2 स्क्वायर माइनस, दोनों के स्लोप इक्वेट कर। अब देखिए क्या होता है, ये a कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, उसके बाद ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 आएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो T1 स्क्वायर T2 माइनस T2। ये सारे टर्म्स यहाँ ट्रांसफर कर लें, तो पहले दो टर्म में T1 T2 कॉमन आ जाता है, और यहाँ पर जब आप ये सारे टर्म्स अरेंज करेंगे तो ऐसा बनेगा। अब T2 - T1 ओवरऑल कॉमन ले लें, वहां पर जगह दिख रही है, इसके ऊपर ही लिख देता हूँ। इसके बाद का स्टेप ये है कि जब T2 - T1 कॉमन लोगे तो अंदर आपका बचेगा T1 T2 + 1। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, और ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि T1 एंड T2 आर दी डिफरेंट पॉइंट्स, ये सेम पॉइंट नहीं होंगे। T1 T2 अलग अलग पॉइंट है, तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज कि T1 T2 + 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। So this implies T1 T2 + 1 equals to 0, और इसके बाद we get this condition T1 T2 is equals to -1। तो दो तरीके से ला सकते हैं आप, या तो कॉर्ड की इक्वेशन बना लो जो कि हमने पहले बनाई थी,
उसको फोकस से पास करा दो, अदरवाइज कोलिनियरिटी का कंसेप्ट लगा दो, तो कोलिनियरिटी के कंसेप्ट से भी आ जाता है, अदरवाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो, उससे भी आ जाएगा। बहुत सारी तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप ये कंडीशन तक आसानी से पहुंच जाओगे। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको जरूरी है कि इफ T1 T2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड देन T1 T2 का प्रोडक्ट -1। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट। आगे सारी बातें इसी से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से समझते जाइएगा। बहुत छोटी सी बात हमने बस ये करी है कि पहले मैंने T1 T2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड बनाया, वो कॉर्ड को फोकस से पास कराया, सो वी गेट दिस कंडीशन। अब आप देखें अगली बात पे अपन जा रहे हैं। ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। अभी 5 ऐसा है कि पांच में भी अपन नोट लिखेंगे। ये पहला नोट था, नोट नंबर 2। तो देखिए अभी तक आपने जो समझा वो ये था कि मैं यदि P और Q दो पॉइंट लेता हूं, a T1 स्क्वायर 2a T1 और Q हमारा दूसरा पॉइंट है a T2 स्क्वायर 2a T2। पहले हमने ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला क्वाड बनाया था। क्वाड बनाने के बाद अपन ने, अब यदि ये क्वाड फोकस से पास हो गया तो आपने देखा कि इसमें कंडीशन आती है कि T1 T2 जो है वो -1 होता है। यदि ये फोकल कॉर्ड होगा तो T1 T2 -1। अब T1 T2 -1 है, तो यदि आप इस Q के कोऑर्डिनेट को देखो तो Q का कोऑर्डिनेट T1 T2 -1 है, इसलिए आप T2 को -1/T1 लिख सकते हैं। तो ये T2 की जगह पे मैं -1/T1 लिखता हूँ। जब T2 की जगह -1/T1 लिखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, a/T1 स्क्वायर, और T2 की जगह -T1 लिखेंगे तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड यदि फोकल कॉर्ड होगी तो T1 T2 -1 होगा। तो हम को यहाँ पर दो अननोन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जब आपको फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स लेने हो तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स ऐसा करने के बजाय कि T1 और T2 ले लूं और फिर साइड में लिख दूं कि T1 T2 -1, तो दो अननोन वहां पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, T1 और T2। तो बजाय इसके मैं क्या कर रहा हूं कि चूंकि हम जानते हैं कि T1 T2 -1 होता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर एक ही अननोन रखा कि एक एंड पॉइंट यदि a T1 स्क्वायर 2a T1 है और मैं दूसरा एंड पॉइंट यदि a/T1 स्क्वायर 2a/T1 ले लूं तो ये हमेशा एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड होगा। इसमें एक ही अननोन होगा, एक ही पैरामीटर है T1, जो कि कैलकुलेशन के लिए आपको इजी होगा। मतलब कहने का है जो वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आगे से कभी आपको फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट सपोज करने, तो ये दूसरा नोट है हमारा कि हमेशा जो एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आप लेंगे वो ऐसे लेने के बजाय कि T1 और T2 मैंने ले लिए कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हमने मान लिया a T1 स्क्वायर 2a T1, दूसरा पॉइंट मान लिया a T2 स्क्वायर 2a T2 और फिर साइड में मेंशन कर दिया भैया T1 T2 -1। इतना सब लिखने के बजाय, क्योंकि दो अननोन होंगे, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आगे से कभी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स आपको लेने, तो यदि आपने एक एंड पॉइंट AT स्क्वायर 280 लिया है एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आर, हम ये लेंगे, एक ये लिया है, तो दूसरा आप सिंपली a/T स्क्वायर -2a/T ले लो। यहां पर एक ही पैरामीटर होगा, जैसा ये बताया था। यहाँ जो T1 था
T1 की जगह पर बस अब यहाँ पे भी T1 हो गया। आप ये T1 को T से रिप्लेस कर दो। तो यदि मैं एक एंड पॉइंट AT स्क्वायर 2AT लेता हूँ तो दूसरा एंड पॉइंट A/T स्क्वायर माइनस 2A/T। तो इससे कैलकुलेशन आपका आसान होगा। आपको एक ही वेरिएबल, एक ही जो पैरामीटर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप T1 T2 लेके करते हो फिर साइड में लिखते हो T1 T2 -1, तो वहां पर दो बातें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, T1 भी और T2 भी। लेकिन इफ यू हैव टू सपोज एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, तो आप ऐसे ले लो, ये हमेशा एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड बनेंगे। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, इनको ज्वाइन करने वाला कॉर्ड निकाल लेना और वो कॉर्ड देखोगे कि A0 से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये बात आपको बता था। ये दूसरा नोट है कि इफ वी हैव टू सपोज एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, तो आगे से मैं T1 T2 लेके T1 T2 -1 लिखने के बजाय मैं सीधा ये लिख दूंगा। यहाँ पर अब मेरे को लिखने की कोई गरज नहीं है कि T1 T2 -1 है, ये ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड बने। ठीक है, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को अब ये पता चल गया कि भाई एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड मेरे को क्या लेने हैं। तो अब मैं ये फोकल कॉर्ड की लेंथ भी आपको निकाल के बता कि एंड पॉइंट्स यदि ये हैं तो इसको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी, फोकल कॉर्ड होगी, वो फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या। तो यदि ये एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड है, इनको मैं PQ नाम दे देता हूँ, P और Q। तो अगला जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ, तो फोकल कॉर्ड का जो लेंथ आता है, मतलब PQ का जो लेंथ आता है, तो अपन PQ बोलेंगे। PQ का जो लेंथ आता है वो T + 1/T का स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखिए। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल कॉर्ड की जो लेंथ का फॉर्मूला है, इट इज इतना। अब ये बड़े इजीली आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो इजीली आ जाए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। बाकी करना क्या है, क्योंकि मेरे को एंड पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट पता है लाइन के, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपली ये वेरीफाई डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको वेरीफाई कर दूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। यदि आप इसको वेरीफाई करने जाएंगे तो इसका वेरिफिकेशन ऐसा है, अपन को PQ निकालना है, डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हूँ। तो क्या होता है, x1 - x2 x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई, ये a तो बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया, a स्क्वायर, अंदर क्या बचा, T स्क्वायर -1/T स्क्वायर। और T स्क्वायर -1/T स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -y स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो एक ब्रैकेट में होता है a + b और एक ब्रैकेट में होता है a-, और इस पे स्क्वायर लगा है तो दोनों पे स्क्वायर। मतलब इतनी बात को मैं ये लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 2a बाहर आएगा तो 2a का स्क्वायर बाहर आएगा, मतलब 4a स्क्वायर बाहर आएगा, और इन ब्रैकेट यू गेट T + 1/T का स्क्वायर। अब देखिए ओवरऑल क्या कॉमन आता है। तो ये जो चीज है, इतना पोर्शन, और ऐसे यहाँ पर इतना पोर्शन, ये पूरा उठ के बाहर आ जाएगा। तो जब ये पूरा बाहर आएगा तो T + 1/T, और रूट के अंदर अब क्या बचा, रूट के अंदर बचा T - 1/T का स्क्वायर प्लस 4। और T - 1/T के स्क्वायर प्लस 4 को आप लिख सकते हैं T + 1/T का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और फाइनल स्टेप में वी गेट दिस लेंथ। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दीजिए, so we get a T + 1/T का होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड की लेंथ के लिए फॉर्मूला है।
इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं कैलकुलेशन में आपको कोई इश्यू जा रहा है तो पूछ लें। सर लास्ट स्टेप नहीं समझी। देखिए लास्ट स्टेप में जितनी बात पे ब्रैकेट लगा हुआ है वो तो मैंने उठा के कॉमन लिया है। अब जब ये चीज कॉमन आएगी तो चूंकि रूट लगा है, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो जब आप इसको और इसको कॉमन लेंगे तो रूट होने के कारण जब ये बाहर आएगा तो सिंगल पावर के साथ बाहर आएगा। तो ये तो बाहर हो गए। अब अंदर क्या बचा, अंदर ये चीज बची और प्लस क्या बचा, +4 बचा। अब आपने ये आइडेंटिटी, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आइडेंटिटी वैसे आपने पढ़ी है, ठीक है, अदरवाइज आप इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। तो इसकी कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे रूट के अंदर वाली क्वांटिटी के, तो क्या आता है, a² + b² -2ab और प्लस का क्या है 4। तो अब आप इसको लिखोगे t² + 1/t² + 2 और इसको आप लिख सकते हैं t + 1/t का कंप्लीट स्क्वायर। ये लिखा है मैंने, इसको इतना लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए एंड यू गेट द आंसर। और कोई डाउट है किसी को? तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया, T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड बनाई। अब जब कॉर्ड फोकल कॉर्ड होगी तो T1 T2 -1 होगा। T1 T2 -1 होगा तो मेरे को आगे से एंड पॉइंट जब भी फोकल कॉर्ड के लेने हैं तो मैं ऐसे लूंगा। अब जब मैं ऐसे लूंगा तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बन जाएगी। वो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इतना है। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आप ऐसे भी निकाल सकते हो एंड पॉइंट कंसिडर करके। अदरवाइज एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालने का। इसी इसी फॉर्मूला को एक तरीके से और वेरीफाई कर रहा हूँ। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज नंबर 5 पे चल रहा है, 6 पे चल रहा है। तो देखिए पेज नंबर 6, यही फॉर्मूला है। वेरिफिकेशन की दूसरी मेथड है, और दूसरी मेथड ये है कि मैं यहां पर ये लेंथ निकालना चाहता हूं, पी और क्यू की लेंथ, फोकल कॉर्ड की लेंथ। फोकल कॉर्ड की लेंथ हमारी ये होती है, ये हमने आपको लिखा है। इसको अभी वेरीफाई हमने ऐसे किया कि मेरे को इसके एंड पॉइंट्स पता थे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगा दिया तो पी क्यू का लेंथ मेरा बन गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो आपकी पी क्यू की लेंथ है, इस पी क्यू की लेंथ को आप PS + SQ लिख सकते हैं। ये PS + SQ है। और आपने ये जो पढ़ा है कि ये जो PS होता है, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस। तो ये पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस है, ये फोकस डिस्टेंस है। ये पॉइंट S का फोकस से, सॉरी पॉइंट Q का फोकस से डिस्टेंस है, मतलब ये भी फोकल लेंथ है या फोकल डिस्टेंस है। तो ये भी फोकल डिस्टेंस है, ये भी फोकल डिस्टेंस है। और आपने सबसे पहले दिन फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था ये, कि किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है PS, किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो वो आपने लेंथ में लिखा है। देखो आप वहां जाके देखोगे तो x + a लिखा है। x मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, और a पैराबोला की इक्वेशन से आता है। हमारी पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 4ax। तो यहाँ वाला ये जो a है वो ये a है। तो कभी भी किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना हो तो फोकस से डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है x + a, where x is the x coordinate of the point। जिस भी पॉइंट का निकाल, जैसे मैं ये पॉइंट लूं 2,3, 2,3 का फोकस से लेंथ निकालना है, मतलब फोकल लेंथ निकालना है। हेल्प कर दो और हेल्प कर, अरे ठंड लग रही। पढ़ते पढ़ते ठंड लग रहा है। अरे माइक म्यूट करो जी। सो रहा है सर। रजाई में घुस घुस के पढ़ता है। तो PS जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ आपकी x + a होगी। x मतलब x कोऑर्डिनेट। तो अब ये कंसेप्ट का अपन यूज करते हैं। तो देखिए PQ को मैंने PS + SQ लिखा है, बोथ आर दी फोकल लेंथ। अब PS क्या होगा, भाई पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, 80²।
तो ये PS की लेंथ आएगी AT स्क्वायर प्लस ए, और SQ का लेंथ क्या आएगा? तो Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो A/T स्क्वायर, A/T स्क्वायर प्लस ए, ये लेंथ। और अब आप देखो ये हो गया वेरीफाई। क्या ये जो है वो सभी में ए सभी में कॉमन है। अंदर बचा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और 1 + 1 2, और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो t + 1/t का। डन। तो दिस इज दी फॉर्मूला। इस तरीके से भी आप ये फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज दी सेकंड मेथड टू वेरीफाई दिस लेंथ कि PQ का जो लेंथ है वो t + 1 t + 1/t का स्क्वायर आता है। दो तरीके से हम कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दो PQ का, या फिर फोकल लेंथ का जो कंसेप्ट है वो उससे भी आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछें। एक बार हम अंशु बगने, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। सर एक बार समझा दो, नेटवर्क इशू था। नहीं, इसमें कुछ नहीं किया। ये जो PQ का लेंथ है ये दूसरे तरीके से आपको बताया। तो PQ का लेंथ निकालने के लिए हमने क्या करा है, PQ को S पर ब्रेक कर दिया, मतलब PQ को PS + SQ लिख सकते हैं। अब PS का मतलब क्या है? पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस, और QS का मतलब क्या है? पॉइंट Q का फोकस से डिस्टेंस, मतलब दीज आर दी फोकल लेंथ। और अपन ने पढ़ा है फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट प्लस a। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस a। तो ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है? AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर प्लस a। और पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या है? A/T स्क्वायर, तो A/T स्क्वायर प्लस a। अब जब आप इसमें a कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? t स्क्वायर 1/t स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसको आप t + 1/t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी समझ गया अंशु बगने? यस सर। चलिए ठीक। सो ये हो गई अपनी फोकल लेंथ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अगली बात नोट में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। तो PQ का लेंथ दो तरीके से मैंने निकाला, और इसमें मैं एक बात और ऐड कर रहा हूँ, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ी सी एक छोटी सी बात और, पेज नंबर 6 पर, सॉरी 7 पर, 6 है 7 है, जो भी देख लेना। तो एक जो बात यहाँ पर नोटेबल है वो ये कि अभी आपने PQ जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का लेंथ हमने इतना निकाला है, और ये जो लेंथ है AT + 1/t का स्क्वायर, ये लेंथ हमेशा 4a के बराबर या 4a से बड़ा है। मतलब किसी भी फोकल कॉर्ड की लेंथ हमेशा इस क्वांटिटी से छोटी नहीं होती। फोकल कॉर्ड की लेंथ या तो 4a आएगी या 4a से बड़ी आएगी। 4a से बड़ी आएगी मतलब क्या है? 4a क्या होता है? 4a इज द लेंथ ऑफ LR। 4a जो है वो लेटस रेक्टम की लेंथ है, और लेटस रेक्टम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड है। शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इज दी LR। क्योंकि LR की खासियत क्या है? LR जो है वो डबल ऑर्डिनेट भी होता है और फोकल कॉर्ड भी होता है। मतलब LR फोकस से भी पास होता है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है। डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होने का मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। तो यदि आप LR के बारे में देखें तो LR ये होता है, दिस लाइन इज दी LR। तो ये भी फोकस से पास होती है, ये भी फोकल कॉर्ड ही है, ये भी फोकल कॉर्ड ही है, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड है। मतलब इसकी जो लेंथ है वो सबसे छोटी आएगी। बाकी जितनी भी फोकल कॉर्ड है उनकी लेंथ हमेशा इससे बड़ी है।
कोई भी आप कॉर्ड बना लो फोकस से पास होने वाला, कोई भी कॉर्ड हो जो फोकस से पास हो रहा हो, उनकी लेंथ हमेशा 4a से बड़ी आएंगी, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इज द लेटेस्ट रेक्टम। मतलब इनडायरेक्टली यहां पर जो मैंने लिखा है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू लेंथ ऑफ एलआर होती है। लेकिन अब ये कंसेप्ट ये कि ये चीज लाए कहां से, ए टी प्लस 1/t के स्क्वायर को ठीक है यहां से तो लिख सकते हैं, लेकिन यदि मैं मैथमेटिकली आपको बताऊं तो ये हमेशा आप याद रखें, इस एक लाइन का जो मतलब है हुआ वो ये हुआ कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड is always greater than or equal to length of LR। इस लाइन का मतलब ये हुआ, या इस लाइन का ओवरऑल एक मीनिंग ये हुआ, दैट मीन्स LR is the shortest focal cord। LR जो है वो सबसे छोटी फोकल कॉर्ड होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ वाइज सबसे छोटी होगी फोकल कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ। अब मैं ये बता रहा हूं कि इस बात को आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि ये चीज लाई कहां से। तो ये हमेशा याद रखो कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा, कोई भी नंबर ले लें, बट t शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाए। कोई भी नंबर ले लें और उसका नंबर में, उस नंबर में आप उसका रेसिप्रोकल ऐड करें, तो हमेशा जो क्वांटिटी आएगी वो 2 और मोर देन 2 आएगी, 2 या 2 से बड़ी आती है। आप या तो इनको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लेके नंबर लाइन पे वेरीफाई कर सकते हो, या जो इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स का एम जो है वो जीएम से हमेशा बड़ा। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab। यहां से ये कंसेप्ट को लाया गया, ये है बेसिक कंसेप्ट। तो अब मैंने यदि एक नंबर t और दूसरा नंबर 1/t ले लिया, तो ये t + 1/t हो गया, यहाँ t × 1/t हो गया। t × 1/t जो है वो 1 होता है, इसलिए t + 1/t की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 और 2 से बड़ी है। तो मैं यदि अब इसमें a को t और b को 1/t ले लूं तो ये रिजल्ट मिल जाता है। तो ये हमेशा आप याद रखना, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 2 and more than 2, प्रोवाइडेड t शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट का यूज करके कि t + 1/t हमेशा 2 और 2 से बड़ा होता है, तो मैं यदि ये चीज यहाँ पर डाल दूं कि t + 1/2 की जगह 2 या 2 से बड़ा कोई नंबर डालूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4a से बड़ा। तो ये चीज के पीछे का जो कारण है वो ये चीज के पीछे का कारण ये है। और ये इससे कंक्लूजन जो निकलता है वो ये निकलता है कि जो फोकल कॉर्ड है, इट इज दी सॉरी जो LR है, इट इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड जिसका लेंथ 4a होता है। कहने का जो मतलब है कि आप किसी भी कॉर्ड की लेंथ, फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालोगे, वो आप जरूर चेक कर लेना कि जब आप फोकल कॉर्ड की लेंथ का आंसर कर रहे हो तो कभी भी फोकल कॉर्ड की लेंथ जो है वो LR से कम नहीं आएगी, LR की लेंथ से बराबर या फिर LR की लेंथ से बड़ी आएगी। फोकल कॉर्ड की लेंथ कभी भी LR से छोटी नहीं है। ठीक है, सो ये है कंसेप्ट। इसमें अब आपको कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन सर कोऑर्डिनेट अगर t है अपना तो t नेगेटिव, क्या बोले? जो अपना पैरामीटर अपन ने लिए t वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो फिर उसके लिए कैसे लगाएंगे? स्क्वायर है। नहीं तो जब अपन am > gm लगाएंगे तो t × 1/t1, तो अगर वो तो अच्छा AM हाँ GM दोनों का नेगेटिव हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। हाँ समझ गया सर। ठीक।
इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बात और इसमें से यहाँ पर देखें, बता दे रहा हूँ मैं, पेज नंबर 8 पे चलते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ जाते कभी कि सेमी लेटस रेक्टम is the harmonic mean of segments of focal cord. जो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं उनका हार्मोनिक मीन निकालोगे तो सेमी लेटस है। सेमी लेटस रेक्टम का मतलब क्या है? कहीं भी आगे से वर्ड आपको सेमी लगा मिले तो सेमी का मतलब लेंथ में आधा। जैसे लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है तो 4a की आधी करोगे तो 2a आएगा, तो 2a को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। तो सेमी लेटस रेक्टम मतलब 2a। तो जो 2a है मतलब लेंथ ऑफ सेमी, या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जो सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड है उनके हार्मोनिक मीन का डबल करोगे तो हमेशा आपको एलआर की लेंथ मिलेगी। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है, सेगमेंट से पहले मेरा मतलब क्या है, तो वो ये मतलब है कि यदि आप ये कोई फोकल कॉर्ड ले लेते हैं, ये एस है, ये पी है और ये क्यू है, तो ये एस पी और एस क्यू को मैं बोल रहा हूँ सेगमेंट्स। एस पी का लेंथ और एस क्यू का जो लेंथ है दे आर कॉल्ड दी सेगमेंट्स। तो इन दोनों का एस पी और एस क्यू का जो हार्मोनिक मीन होगा वो हार्मोनिक मीन जो है वो एल आर की लेंथ का आधा होता है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि एस पी और एस क्यू का जो हार्मोनिक मीन आएगा उसका डबल करूंगा तो आपको लेंथ ऑफ एल आर मिलेगी। ठीक, इस बात को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। मतलब यू हैव टू शो दैट, जो बेसिकली आपने शो करना है वो ये शो करना है कि दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है और हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। तो जो आपने रिजल्ट लिखा है उसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो वो ये लिखा है कि सेमी लेटस रेक्टम का लेंथ मतलब 2a इज द हार्मोनिक मीन ऑफ sp sq अपॉन sp प्लस s। ये रिजल्ट। तो ये हार्मोनिक मीन है। अब ये हार्मोनिक मीन जो भी आएगा उसका डबल कर दोगे और एक बार डबल कर दें तो यहाँ पे 4a बन जाएगा, तो वो लेंथ ऑफ एल आर होता है। मतलब मेरे को यदि इन दो लेंथ का हार्मोनिक मीन पता है तो मैं उसका डबल करके लेंथ ऑफ एल आर भी बता सकता हूँ। तो इस बात को अपन अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि एस पी और एस क्यू का जो हार्मोनिक मीन है वो लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम होता है। और आप इसको बड़ा इजीली वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि आपको एस पी की लेंथ भी पता है और आपको एस क्यू की भी लेंथ पता है। आप एस और पी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एस पी का लेंथ निकाल सकते हो, या एस पी का लेंथ आपको अभी बताया था कि एस पी जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। एस पी जो है वो यदि आप ए टी स्क्वायर 2at लें तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a बाई टी स्क्वायर 2a बाई टी, और ये क्या है a0। तो आपने अभी पढ़ा एस पी जो है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए, और एस क्यू क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए। तो ये दोनों लेंथ आपको पता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यदि कर दो तो टी स्क्वायर एलसीएम ले लेना, तो टी स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी स्क्वायर,
टी स्क्वायर इसमें ए ऐड करना है, तो ए टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन, तो एस क्यू और एस पी दोनों पता है। तो अब मैं इसका राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता हूँ। वेरिफिकेशन आप देखिए, इतना बात अपन को पता ही था। वेरिफिकेशन देखो, तो मैं राइट हैंड साइड ले लिया 2sp sq अपॉन sp प्लस sq। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1/sp प्लस 1/sq। 1/sp का वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन AT स्क्वायर प्लस टी आ जाएगा, और 1/sq निकालोगे तो टी स्क्वायर अपॉन AT स्क्वायर प्लस टी है। एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाता, नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 आता। सिंप्लीफाई कर दो तो 2a आ जाएगा। ये कॉमन ले लेना, टी स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, 2a इजीली वेरीफाई हो जाएगा। तो ये याद रखें, यदि मेरे को ये सेगमेंट्स के लेंथ पता है तो इनके हार्मोनिक मीन को निकाल के, सेगमेंट्स की लेंथ का हार्मोनिक मीन निकाल के उसका आपने डबल कर देना, तो आपको लेंथ ऑफ एलआर मिले। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि यदि ये सेगमेंट्स के लेंथ 2 और 3, तो आप क्या करोगे, 2 और 3 का हार्मोनिक मीन निकालोगे और डबल कर दोगे तो एलआर की लेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना, नोट कर लें। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर कोई एक एग्जांपल बता दो। अभी तो बताया ये मैं, यदि आपको ये लेंथ 2 और ये लेंथ 3 दे देता हूँ और आपसे पूछता हूँ एलआर की लेंथ बताओ, तो आपने क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम लेना है, सॉरी 2 और 3 का हार्मोनिक मीन लेना है। तो 2 और 3 का हार्मोनिक मीन निकालना आप जानते हो, 2ab अपॉन a प्लस b। तो कितना आ जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस b 12 अपॉन 5। ठीक है, 2ab 2 2 जा 4 3 जा 12 अपॉन a प्लस b 5। तो 12 अपॉन 5 आएगा 2 और 3 का हार्मोनिक। तो जो हार्मोनिक मीन आया 12 अपॉन 5 उसका डबल कर देना, तो 24/5। तो 24/5 ये एलआर की लेंथ बन जाएगी। तो आपको ये सेगमेंट्स की लेंथ दिए जाते हैं, और ये सेगमेंट्स की लेंथ की हेल्प से यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एलआर। तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो इतना बातें आप रिवाइज कर लें, अगली क्लास में कुछ और बातें हम करेंगे। ठीक है, बस यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कि कैलकुलेशन में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। सर बोलिए हर सोमवार पे। सर ये वेरिफिकेशन की सेकंड स्टेप आवाज नहीं आ रहा बेटा। सर सेकंड वाली स्टेप है वेरिफिकेशन की। सर ये वेरिफिकेशन की सेकंड वाली स्टेप बता। ये इसमें क्या किया है, ये एसपी और एसक्यू को डिवाइड, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एसपी और एसक्यू से डिवाइड किया। तो यहाँ एसपी एसक्यू से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, और यहाँ एसपी एसक्यू से डिवाइड करोगे तो 1/SQ अपॉन 1/SP बचेगा। मतलब जब आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज है। मतलब आप इसको यहाँ भी रख के कैलकुलेशन मारोगे तो भी आ जाएगा, थोड़ा सा लेंथी जाएगा कैलकुलेशन वाइज, इसलिए मैं उल्टा करके सॉल्व कर दिया, ये जल्दी हो जाता है। अदरवाइज आप सीधा एसपी और एसक्यू का वैल्यू यहाँ डाल के सिंप्लीफाई करोगे तो भी आएगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, बट आप इसको ऐसे करके करोगे तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, सो 1/SP, अब मैंने एसपी की लेंथ उल्टा करके डाल दी, एसक्यू की लेंथ उल्टा करके डाल दी, एंड वी गेट। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ये है कि हार्मोनिक मीन के कोई भी क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप क्या करते हो, उल्टा करके एपी बना लेते हो, इसलिए मैंने वो कंसेप्ट से सॉल्व किया है। तो ये जो सेकंड स्टेप आई है, ऊपर नीचे एसपी एसक्यू से डिवाइड कर देना, तो ये स्टेप आ जाएगी। उसके बाद तो फॉर्मूला डाला है दोनों की लेंथ का और कैलकुलेशन मारी। ओके सर। ओके, अब जिनको कल जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उनके सोल्यूशन चाहिए, वो आप मेरे को भेज दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगा आपने सही किया कि नहीं। क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस नहीं है, क्वेश्चन मैंने किस सीक्वेंस में दिए हैं, तो मैं अभी आंसर बताने भी जाऊंगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है,
तो आप भेज दीजिए मेरे को, मैं चेक करके बताता हूँ। कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय, सब बात है, शुभ रात्रि।